जाना है कि जो मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज है, बराबर, वो 25 साल पहले आज उसकी क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है। आज की तारीख में आपको प्रॉफिट देखना पड़ता है, कॉस्टिंग देखना पड़ता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्रूव करना पड़ता है, आपको परचेज में भी फायदा देखना पड़ता है, आपको सेल्स भी देखना पड़ता है, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी आपको देखना पड़ता है। सो कई सारे सारी चीजें हैं जो आपके प्रॉफिट में ऐड हो सकती है अगर आप उस पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम फोकस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव द कैश फ्लो एंड ऑप्टिमाइजिंग वर्किंग कैपिटल इन योर कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पूरा हमारा सेशन है वो हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज सेक्शन ई। सेक्शन बी वुड बी अबाउट द रिसीवेबल्स कंट्रोल। सेक्शन सी वुड बी अबाउट द payable and creditor strategy, and section D would be about the cash flow forecasting and discipline. So we will learn each and every section one by one. Now let's start with the inventory management. क्योंकि इन्वेंटरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल। सो अगर आपने इन्वेंटरी में फोकस नहीं किया तो आपका बहुत बड़ा अमाउंट इसमें ब्लॉक हो सकता है और जो आपकी वर्किंग कैपिटल को भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में पहला पॉइंट ये है कि व्हाट आर योर करंट इन्वेंटरी डेज एंड इज दिस बेंचमार्क अगेंस्ट इंडस्ट्री नॉर्म्स। थोड़ा इसमें हम डिटेल में जाते हैं। तो आपका जो बिजनेस है इसमें प्लीज होल्ड ऑन। आप देख सकते हैं कि आपको अगर आपके इन्वेंटरी डेज फाइंड आउट करने हैं तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी होना चाहिए और लास्ट 12 मंथ्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल होना चाहिए। इसके बेस पे आप इन्वेंटरी डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमने मंथ वाइज इन्वेंटरी डेज हमने फाइंड आउट किए हैं। तो ये मंथ ऑन मंथ आपको ट्रैक करना जरूरी है। देखिए इस एग्जांपल में पिछले महीने में आपके इन्वेंटरी डेज थे 47 और मई महीने में वो है 45, यानी करीबन 2 दिन का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इन्वेंटरी डेज को ट्रैक करेंगे तो आप अपना कैश फ्लो भी बढ़ा पाएंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी होगी। नाउ वी आर गोइंग टू द our original main slide. Please hold on. हम्म। तो आपको इन्वेंटरी डेज ट्रैक करने पड़ेंगे तो ही आप ट्रैक का अच्छी तरह से जान पाएंगे कि आपका पैसा कितने दिनों तक ब्लॉक रहता है इन्वेंटरी में। नाउ सेकंड क्वेश्चन अबाउट द इन्वेंटरी इज डू यू क्लासिफाई इन्वेंटरी यूजिंग एबीसी एनालिसिस, यानी फास्ट फ्लो नॉन मूविंग एनालिसिस। जो भी आपके पास इन्वेंटरी है उसको आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ए बी और सी। सपोज कोई इन्वेंटरी आपकी है कि जिसमें आपका 80% इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप ए कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दूसरी कोई इन्वेंटरीज है जिसमें आपका 15% इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप बी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और तीसरी कोई इन्वेंटरी है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 5 से 7% है अप्रोक्स, तो उसको आप सी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो ये कैटेगराइजेशन का उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि ए कैटेगरी के इन्वेंटरी को आप ज्यादा फोकस करें और उसको ट्रैक करके उसमें जितना कम इन्वेस्टमेंट हो
उतना कम इन्वेस्टमेंट करे और आपके बिजनेस में कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, is there a recorder level or maximum system implemented for raw material and consumable? क्या आपके पास आपके इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में ये आपने तय किया है कि कौन सी इन्वेंटरी का, यानी कौन से रॉ मटेरियल का कितना मिनिमम रीऑर्डर लेवल रखना है और कितना मैक्सिमम उसका स्टॉक होना चाहिए? अगर वो आपके पास है तो इन्वेंटरी में आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और आपका वर्किंग कैपिटल में भी कम से कम इन्वेस्टमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 is how often is physical inventory verified and reconciled with the books? तो किसी भी इंडस्ट्री में यह सबसे बड़ा इश्यू है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें, कि वो लोग मेजोरिटी केसेस में इन्वेंटरी, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट नहीं करते, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो अगर आपके बिजनेस में आपकी इन्वेंटरी का महीने में एक बार कम से कम अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू नो योर ग्रोस प्रॉफिट। अगर आपका ग्रोस प्रॉफिट गलत है तो आपका नेट प्रॉफिट भी गलत होगा। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आपने फिजिकल इन्वेंटरी का काउंटिंग नहीं किया तो एवरी मंथ, महीने में एक बार आपका इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है, ताकि करेक्ट प्रॉफिट अमाउंट आप जान सके। और अगर आपने करेक्ट प्रॉफिट अमाउंट नहीं जाना तो नेक्स्ट मंथ का आपके बिजनेस का डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर अगले महीने में आपको जो भी आपके प्रोडक्शन और सेल्स का प्लानिंग करना है, बराबर, तो आपके पास पिछले महीने का करेक्ट प्रॉफिट अमाउंट नहीं है, then how you will be able to know the direction of your business? Now we come to the question number 5 regarding the inventory management in your casting and engineering industry. Is excess or obsolete stock regularly identified and cleared? तो आप आपके बिजनेस में जो भी स्टॉक है, जो यूजलेस है, जो ऑब्सोलेट हो चुका है, बराबर, उस पे आप वर्किंग करते हैं या नहीं? वो उसको महीने में एक बार आइडेंटिफाई करके उसको, उसका मीन्स है उसको आइडेंटिफाई करके अलग से उसको आपको क्लियर करना होगा। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो कई सारे आपके बिजनेस में लॉस हो सकते हैं। जैसे वो आपका गोडाउन में वो आपका जो प्लेस है वो होल्ड होगा, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, उसके लिए अलग से आपको आदमी रखना पड़ेगा, बराबर। फिर वो जो पैसा ब्लॉक हुआ है ऑब्सोलेट स्टॉक में, उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट भी चढ़ेगा। अगर वो स्टॉक आपने क्लियर कर लिया तो उसका जो पैसा आएगा उस पैसे से आप वापस दूसरा इन्वेस्टमेंट करके उस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जो भी आपका एक्सेस स्टॉक है उसको भी आपको एवरी मंथ क्लियर करना जरूरी है। Now we have completed the section number 1 and we are going to the section number 2, यानी section B. Now we will learn about the receivable control in section B. तो आप अपने बिजनेस में रिसीवेबल कंट्रोल किस तरह करते हैं? जो भी आपका कलेक्शन है आपके कास्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, उसमें रिसीवेबल कंट्रोल कैसे होता है, यानी कलेक्शन कैसे होता है? हेलो। आपके पास कोई क्रेडिट पॉलिसी है, या आप अपने बिजनेस में, आपके बिजनेस में कलेक्शन के लिए कोई सेपरेट बंदा है, या जो बंदा सेल्स करता है वही कलेक्शन करता है? आप अपने रिसीवेबल का ट्रैकिंग कैसे करते हैं? आप हफ्ते में एक बार वीकली एजिंग एनालिसिस करते हैं या नहीं? कंपेयर टू प्रीवियस 12 मंथ सेल्स आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? तो कई सारे क्वेश्चन है, बराबर, जो जिस पे आपको वर्क करना पड़ता है। नाउ अबाउट द रिसीवेबल कंट्रोल इन engineering and casting industry, question number 1 is what are your current debtors days and how have they trended in the past 6 months? तो आपका करंट डेटर्स यानी डे सेल्स आउटस्टैंडिंग कितना है
और उसका पिछले 6 महीने का ट्रेंड क्या है। तो इसको हम देखते हैं, समझते हैं एक एक्सेल की मदद से। प्लीज होल्ड ऑन। देखिए, ये जो आपके सामने एक्सेल है, इसमें हमने फिगर डाले हैं एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल, यानी पिछले महीने का 13 अप्रैल का अकाउंटिंग रिसीवेबल है, और बाजू में है 31 मई का अकाउंटिंग रिसीवेबल है। आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में 20% अकाउंट रिसीवेबल में बढ़ोतरी हुई है। और आपके पिछले 12 महीने का सेल्स कितना है, 20 करोड़ 77 लाख अप्रैल में, और मई महीने में है 23 CR। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका अप्रैल में आउटस्टैंडिंग था वो था 22.47% था। पिछले 12 महीने का जो आपका सेल्स है उसमें से आपका 22.47% आउटस्टैंडिंग सिर्फ कलेक्शन में था। अभी हमने मई महीने में देखा तो उसमें बढ़ोतरी हो गई, जो 22.47 था वो 24.21% हो गया। बराबर। तो आप देख सकते हैं कि जो भी परसेंटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग है कंपेयर टू द लास्ट 12 मंथ सेल्स, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें एक और चीज है जो हमारे लिए समझनी जरूरी है कि पिछले महीने आपका जो डेटर्स आउटस्टैंडिंग डेज था, जिसको हम बोलते हैं डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, वो 82 डेज था। यानी आपका एवरेज कस्टमर आपको 82 डेज के बाद पेमेंट करता था। अभी वो पिछले महीने में 31 मई में वो आपको कितने दिनों के बाद पेमेंट करता है, अभी वो पेमेंट करता है 88 डेज के बाद पेमेंट करता है। बराबर। यानी आपका एवरेज कस्टमर आपको 6 दिन लेट पेमेंट देने लगा, 6 दिन का डिले हो गया। तो ये सारे फिगर आपको मंथ ऑन मंथ चेक करने जरूरी है। ये फिगर ट्रैक करके आप पूरे 6 महीने का नहीं, पिछले पिछले 1 साल का 2 साल का ट्रेंड भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि पहले आपका एवरेज कस्टमर आपको 4.45 टाइम्स कोई 1 साल में पेमेंट करता था। अभी वो कितनी बार पेमेंट करता है, ओनली 4.13 टाइम्स पेमेंट करता है। तो एवरेज कस्टमर आपका 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करता है, ये हम देख सकते हैं। बराबर। महीने में साल में 4 महीने में एक बार, यानी अ, साल में साल में 4 बार, यानी 3 महीने में एक बार वो पेमेंट करता है आपका कस्टमर। नाउ लेट्स गो टू द ओरिजिनल। नाउ फ्रेंड्स, question number 2 about the receivable control in engineering and casting industry is, do you have a documented credit policy that defines the customer limits and credit periods? तो आपके पास कोई क्रेडिट पॉलिसी है जिसमें आपने डॉक्यूमेंट किया है कि कस्टमर की लिमिट कितनी होगी, यानी लिमिट इन द सेंस ऑफ अमाउंट, और क्रेडिट पीरियड। हर एक कस्टमर का आपके पास एक लिमिट होना चाहिए कि मैक्सिमम उतना उसका कितना आउटस्टैंडिंग होगा। सपोज कोई कस्टमर है, उसका हमने 5 लाख लिमिट सेट कर दिया, तो 5 लाख से उसका आउटस्टैंडिंग बढ़ना नहीं चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। और उसका क्रेडिट पीरियड हमने तय कर दिया 60 डेज, तो 60 डेज के बाद उसका बिल टू बिल पेमेंट आ जाना चाहिए। और उसका डॉक्यूमेंट क्रेडिट पॉलिसी हमें उससे साइन भी करवाना है। क्या ऐसा आपने प्रोसेस करवाया है, या उसको मेल में कोई लिख के भेजा है आपके कस्टमर को, कोई ईमेल भेजा है, कोई व्हाट्सएप में आपने कोई कम्युनिकेशन दिया है? आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें उसमें भी ऑप्शन आते हैं। आपका जो कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम हो, टेली हो या कोई भी हो, उसमें आपने कस्टमर का क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट पीरियड आपने सेट किया है, ताकि उससे ज्यादा हो तो वो वहां पे ही कंट्रोल हो जाए अकाउंटिंग सिस्टम में।
तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द रिसीवेबल इन योर कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है टू कंट्रोल द रिसीवेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट द रिसीवेबल कंट्रोल। इज देयर ए वीकली और बाई वीकली रिव्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डेटर्स? तो जो भी आपके आउटस्टैंडिंग डेटर्स है, आपका आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है, उसका वीक में एक बार उसका आप ट्रेंड चेक करते हैं अकाउंट वाइज, यानी सारे कस्टमर का, कि इस कस्टमर ने इतना कमिटमेंट किया था लास्ट वीक, उसने कितना पेमेंट किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया है। ऐसा आपके सेल्स टीम और कलेक्शन टीम के साथ आपका कोई मीटिंग होता है हर वीक में एक बार? अगर नहीं होता है तो दैट इज अनकंट्रोलेबल, तो आपका कंट्रोल नहीं है आपके रिसीवेबल पे। तो वीक में एक बार आपका उस पे रिव्यू मीटिंग होना जरूरी है टू चेक द आउटस्टैंडिंग कलेक्शन ऑफ योर कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अबाउट द रिसीवेबल कंट्रोल। हाउ ऑफन डू यू सेंड पेमेंट रिमाइंडर और फॉलो अप कॉल्स? तो आपका जो आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है, आप जिसका भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, उसको आप कितने दिनों के बाद, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी में आप उसको रिमाइंडर भेजते हो और या फॉलो अप कॉल करते हो? सपोज एज्यूम कि आपने अपने कस्टमर को 30 डेज का क्रेडिट दिया है, तो आप उसको 30 डेज के बाद आप रिमाइंडर देते हो, या आप वेट करते हो कि कब 5 दिन जाए, कब 35 डेज हो, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे? बराबर। तो अगर आप 30 डेज के बाद उसको रिमाइंडर देते हो और उसका क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, तो कस्टमर समझ जाएगा कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत पैसा पड़ा है। और जब उसका 30 डेज का क्रेडिट है और आपने 35 डेज के बाद उसको रिमाइंडर दिया, तो कस्टमर खुद अपना क्रेडिट पॉलिसी बना लेगा। और अगर आपने 35 डेज के बाद रिमाइंडर दिया, तो वो 45 डेज से पहले कभी भी आपको पैसा नहीं देगा। तो रिमाइंडर कब होना चाहिए? अगर आपने 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो रिमाइंडर आपको कब देना है? तो रिमाइंडर आपको देना है 23 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ योर इनवॉइस। 23 डेज के बाद आपको व्हाट्सएप में आपको रिमाइंडर देना है, तभी आपका पैसा 30 या 32 डेज के बाद आएगा। बराबर। अगर आपने क्रेडिट पीरियड के बाद रिमाइंडर दिया तो बात खत्म, तो पेमेंट कभी टाइम पे आएगा ही नहीं। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अबाउट द रिसीवेबल कंट्रोल। आर पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेस अप्लाइड फॉर डिलेड पेमेंट्स? जो भी आपने क्रेडिट पीरियड दिया है आपके कस्टमर को, अगर वो क्रेडिट पीरियड के बाद वो कस्टमर पेमेंट करता है, तो आप कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या नहीं? कोई भी नहीं करता होगा मेरे ख्याल से। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेक्शन नंबर सी अबाउट द पेएबल एंड क्रेडिटर स्ट्रेटेजी। Now, question number 1 about the payable strategy is, what are your current creditor days and is there a cash discount benefit for early payments? Now, we are moving toward the Excel to understand this point. Please hold on. हाँ, इस एक्सेल में आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में आपके पिछले महीने में जो एंडिंग अकाउंट पेएबल है 2.20 CR है, और मई महीने में है 3.36 CR, यानी आपका आउटस्टैंडिंग बढ़ गया है। और उसका हम डेज निकाले, डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग, तो आपका होता है
पिछले महीने था 50 डेज और इस महीने है 70 डेज, यानी 20 डेज आपने लेट पेमेंट करना शुरू कर दिया। 20 डेज, तो इसके हिसाब से आप कितनी बार उसको पेमेंट करते हैं, बराबर। तो इसको सेव 50 डेज के बाद करते हैं पिछले महीने में, और मई महीने में आपने किया 70 डेज के बाद, यानी आप एवरेज आपके कस्टमर के 70 डेज पेमेंट यूज करते हैं। एवरेज 70 डेज, सॉरी, आपके सप्लायर का पेमेंट आप 70 डेज के बाद करते हैं। नाउ वी विल मूव टू द ओरिजिनल पीपीटी। तो आप अगर आपके सप्लायर को जल्दी पेमेंट करना चाहे तो अर्ली पेमेंट के लिए वो आपको डिस्काउंट देता है या नहीं, वो भी आपको चेक करना है। अगर वो कंपेरेटिवली अगर बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा आपको फायदा हो रहा है तो आपको डिस्काउंट अवेल करना है, बराबर। सपोज महीने में एक बार आपकी परचेज है और आपका सप्लायर आपको 2% कैश डिस्काउंट देता है अगर आप उसको जल्दी पेमेंट कर दे तो, बराबर। और आपका जो कैश क्रेडिट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% और डिस्काउंट आपको मिल रहा है 2%, तो आपको फायदा कितना हो रहा है, 1% का फायदा हो रहा है। तो कैश क्रेडिट का पैसा यूज करके आप सप्लायर को एडवांस पेमेंट दे सकते हैं, जिसमें आपको 2% का बेनिफिट होता है अगर आपकी खरीदारी महीने में एक बार है तो। Now, question number two about the payable and creditor strategy in casting and manufacturing industry. Are vendor payment plan in line with the cash inflow to maintain the liquidity? यानी जिस तारीख को आपके सप्लायर का पेमेंट करना है उस तारीख से पहले आपके पास आपका कस्टमर का पेमेंट आ जाता है या नहीं, इस तरह से आप आपके कैश फ्लो का प्लानिंग करते हैं या नहीं, ताकि आपकी लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आप कब कर सकते हैं, जब आप आपके बिजनेस में कैश बजट बनाते हैं तब। उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद सीखेंगे, प्लीज होल्ड ऑन। ये स्लाइड खत्म हो जाने के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट द पेएबल एंड क्रेडिटर स्ट्रेटेजी। डू यू नेगोशिएट बेटर पेमेंट टर्म्स बेस्ड ऑन द वॉल्यूम और रियलाबिलिटी? सपोज आपका कोई सप्लायर है, उससे आप कई सालों उसके साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो बेटर पेमेंट टर्म्स के लिए, और अगर आप ज्यादा वॉल्यूम का ऑर्डर दे रहे हैं तो उसके साथ आप नेगोशिएशन करते हैं या नहीं फॉर बेटर टर्म्स। देयर आर टू टर्म्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट अबाउट द getting the discount or better terms. These are the negotiation and bargaining. तो आपको बार्गेनिंग करना है, आपको नेगोशिएशन नहीं करना है, बिकॉज बार्गेनिंग इज अबाउट द शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड नेगोशिएशन इज अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जिसके साथ आपको लॉन्ग टर्म डीलिंग करनी है उसके साथ आपको नेगोशिएट करना है, और जिसके साथ वन टाइम ट्रांजेक्शन करना है उसके साथ आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, बराबर। सो नेगोशिएशन इज बेटर इन केस ऑफ पेबल्स, यानी आपका जो वेंडर है, सप्लायर है, उसके साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं रिगार्डिंग द पेमेंट टर्म्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड रिलायबिलिटी। नाउ वी come to the point number 4. Please are early payment options evaluated using cost benefit interest versus discount, जो मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ कि अगर कस्टमर आपको डिस्काउंट देता है 2% का और महीने में एक बार आपकी खरीदारी है, सॉरी कस्टमर नहीं, सप्लायर, अगर सप्लायर आपको 2% का डिस्काउंट देता है अगर महीने में एक बार आपकी खरीदारी है और आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हो जिसका इंटरेस्ट 1% है, तो आप एडवांस पेमेंट दे के खरीदारी कर सकते हैं, तो भी आपको महीने का नेट 1% का बेनिफिट होगा, बराबर।
महीने का 2% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, उसके सामने इंटरेस्ट रेट 1% है, तो आपका 12% ROI अपने आप बढ़ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 रिगार्डिंग द पेएबल एंड क्रेडिटर स्ट्रेटेजी, इज योर परचेस डिपार्टमेंट अलाइन विद द फाइनेंस फॉर पेमेंट प्लानिंग? आपका जो परचेस डिपार्टमेंट है, बराबर, तो उसका अलाइनमेंट आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ है या नहीं? क्योंकि जो परचेस होगा तो उसका पेमेंट का डेट भी डिसाइड होगा कि सप्लायर ने 1 महीने का क्रेडिट दिया है तो 30 डेज के बाद पेमेंट करना है। अगर आपने पेमेंट डिले किया तो आपकी रेप्यूटेशन पे रिस्क हो सकता है, बराबर। तो उसके हिसाब से आपको फाइनेंस का, कैश फ्लो का भी प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ऐसा प्लानिंग होता है या नहीं आपके बिजनेस में? अगर नहीं होता है तो करना जरूरी है। नाउ वी आर मूविंग टू द सेक्शन नंबर 4 about the cash flow planning and optimizing working capital, regarding the cash flow forecasting and discipline in your casting and engineering manufacturing industry. Now friends, हम उसमें आगे बढ़ते हैं। डू यू प्रिपेयर ए मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट, inflow versus outflow? Now we will learn about the cash budget in next few seconds. Please hold on. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये आपके सामने कैश बजट है। देखिए, ये हमने कैश बजट बनाया है। तो ये कैश बजट है जो हमने बनाया है, कैश बजट ये कौन से महीने का है? तो ये है जून महीने का, हमने बनाया है जून महीने का, बराबर। ये देख सकते हैं आप, जून महीने का। अभी इस कैश बजट में आपको कौन से अमाउंट डालने हैं आप देख सकते हैं कि 1 जून का हमने ओपनिंग कैश बैलेंस लिया है, जिसका सोर्स है बैलेंस शीट, कैश अकाउंट। 1 जून का हमने बैंक अकाउंट का बैलेंस लिया है, करंट अकाउंट का बैलेंस आपको डालना है इसमें, जिसका सोर्स है बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, बराबर। और उसके बाद हमने लिया है एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो। तो आपको पिछले 6 महीने का एवरेज निकालना है कि पिछले 6 महीने ने आप 6 महीने में आपका कैश और एडवांस पेमेंट से सेल्स कितना हुआ है, इंक्लूडिंग जीएसटी। जो डेटा हमने उठाया है सेल्स रजिस्टर से, बराबर, तो ये आपका 50 लाख है। फिर हमने फिगर लिया है 1 जून का पेमेंट फ्रॉम डेटर्स, यानी अगले महीने में, जून महीने में 30 दिन में आपका पेमेंट कितना आएगा आपके आउटस्टैंडिंग में से। तो ये फिगर हमने लिया है डेटर्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो आपको ये डिसाइड करना है डेटर्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में से कि 13 जून तक कितना पैसा आएगा, वो यहाँ पे डालना है। तो आपका ये एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो हो गया। देखिए, ये एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो हो गया 1 करोड़ 2 लाख। अभी हमें कैश एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो का फिगर डालना है। तो आपको डेटा लेना है क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में से। कौन सी डेट का होगा वो? 1 जून का होगा। तो 13 जून तक कितना पेमेंट आपको क्रेडिटर्स को करना है, वो फिगर हमने लिया है यहाँ पे 25 लाख। और कैश परचेस आपका कितना है, वो हमने परचेज रजिस्टर में से लिया है, ओनली कैश परचेज लास्ट 6 मंथ का एवरेज 80 लाख रुपए, बराबर। और अगले महीने में जो भी पेमेंट करना है, जो भी सारे खर्चे हैं हमारे मंथली एक्सपेंस, वो हमने लिए हैं पिछले महीने के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से। जैसे एग्जांपल है आपका सैलरी का एक्सपेंस, सैलरी, टी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंस, ईएमआई। ईएमआई यहाँ पे पूरा लेना है, ये पीएनएल में नहीं होगा, ये आपको लेना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट में से और बैलेंस शीट में से। इंश्योरेंस, पेट्रोल, जीएसटी, एडवांस इनकम टैक्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवलिंग, विड्रॉल बाय बिजनेस ओनर, एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टेड कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 1 करोड़ 11 लाख 25 हजार।
और प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लो कितना है, वो आपका है, प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लो आपका है 1,02,00,000। तो आपको आपके बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो होगा। आप देख सकते हैं 9,25,000 ये आपका होगा नेगेटिव कैश जनरेशन। तो टोटल ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना पड़ा था, टोटल आपके पास था 2,40,000 बराबर, और नेगेटिव आया 9,25,000। तो नेट नेगेटिव कितना होगा 6,85,000। यहाँ पे आपको 1 जून का कैश क्रेडिट लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट डालना है जो 21 लाख था। तो अगर आपके पास कैश क्रेडिट लिमिट नहीं है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, इधर आपको कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, या क्रेडिटर्स के पेमेंट को होल्ड करना पड़ेगा। तो ये हमने पिछले 5 मिनट में हमने सीखा कि आपका कैश बजट आप हम कैसे बनाते हैं। अभी हम ओरिजिनल स्लाइड में जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप अपना मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट करते हैं या नहीं, जो हमने सीखा थोड़ी सेकंड पहले, वो बनाना मैंडेटरी है आपके बिजनेस के लिए। मैंडेटरी, मैंडेटरी, नॉट रिकमेंडेटरी, इट इज अ मैंडेटरी। So second point about the cash flow forecasting is the are large one-time expenses regarding the insurance bonus plan in the cash projection। जैसे हमने देखा थोड़ी देर पहले कि आपका जो ईएमआई है, बोनस है, इंश्योरेंस है, उसका आप एडवांस में प्लान करते हैं या नहीं कैश बजट में, जो वन टाइम एक्सपेंस है, तो वो भी करना जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 about the cash flow forecasting for casting and engineering industry. Is there a buffer or reserve maintained for emergency working capital needs? Suppose आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हर महीने का है 20 लाख रुपए का, तो आपके पास कितने महीने का वर्किंग कैपिटल रिजर्व पड़ा है? 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है। 3 महीने का वर्किंग कैपिटल रिजर्व हुआ 60 लाख रुपीस। तो अगर आपने रिजर्व मेंटेन किया है तो आपको कैश फ्लो का रिगार्डिंग कैश फ्लो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास रिजर्व मेंटेन है बराबर। आपका बिजनेस में कोई भी रुकावट नहीं आएगी जस्ट बिकॉज लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो। तो ये प्लानिंग करना भी जरूरी है। हम 1 महीने की वर्किंग कैपिटल के रिजर्व से शुरुआत कर सकते हैं। Now come to the point number 4 about the cash flow forecasting. Are you relying on short-term loans due to poor cash planning? यानी शॉर्ट टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट। सपोज आपने कैश फ्लो का प्लानिंग नहीं किया है, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट और आपका जो वेंडर का पेमेंट होता है बराबर, जो पेमेंट करते हैं, तो वो आप सीसी में से या ओवरड्राफ्ट में से करते हैं, कहाँ से वो मैनेज करते हैं? ज्यादातर आपका रिलायंस है, आपकी रिलायबिलिटी शॉर्ट टर्म लोन में यानी कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे रहती है। एंड दिस इज नॉट द गुड इंडिकेटर फॉर योर बिजनेस। अगर आपका कैश क्रेडिट का ओवरड्राफ्ट का लिमिट सपोज 5 करोड़ है और आपका जो यूज है वो 4.5 करोड़ और 4.75 CR है, दिस इज नॉट ए गुड इंडिकेटर। आप अपनी सीसी का और ओवरड्राफ्ट का फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हो, यानी आपके पास क्रेडिट कुछ पड़ा ही नहीं है, तो यू आर हैविंग ए मोर रिलायबिलिटी on short-term loan, cash credit facilities or overdraft facilities, just because you have not planned your cash flow, you have not prepared your cash budget बराबर। तो उस पे आपको इमीडिएट बेस पे, वॉर फुटिंग बेस पे काम करना जरूरी है। अगर आपने आपका कैश क्रेडिट का और ओडी का फुल्ली यूटिलाइजेशन कर लिया है तो it is not a good indicator for your business, and that will also impact on your liquidity and current ratio of your business, current ratio and quick ratio of your business, because current ratio and quick ratio are the indicator for the liquidity of your business.
जिस पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा। नाउ पॉइंट नंबर 5 अबाउट द कैश फ्लो फोरकास्टिंग। डू यू रिव्यू योर एक्चुअल कैश फ्लो वर्सेस फोरकास्टिंग एवरी मंथ टू improve द प्रेडिक्टेबिलिटी? यानी जो भी हमने अभी थोड़े देर पहले हमने अभी जो कैश बजट सीखा, मैं आपको यहाँ पे वापस दिखाता हूँ। कैश बजट देखिए, यहाँ पे हमने डाला है ऊपर, यहाँ पे हमने डाला है एस्टीमेट फिगर, और यहाँ पे हमने एक्चुअल फिगर डाला है। तो जब ये महीना पूरा होगा, जून महीना, तब यहाँ पे हमें एक्चुअल फिगर डालना पड़ेगा, जो भी हमने एस्टीमेट किया है उसके सामने, ताकि हम अच्छी तरह से रिव्यू कर सके कि हमारा प्रोजेक्शन एस्टिमेशन सही था या नहीं। और अगर हमारा प्रोजेक्शन सही था तो गलती कहाँ पे हुई, बराबर प्रेडिक्शन में कोई गलती थी, या मार्केट में कुछ गलत हुआ, या हमारे हिसाब से हमारे जो एटीएम थे वो कम थे, बराबर हमारी टीम ने पूरे अटेम्प्ट नहीं डाले, हमने टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं किया। उसके रीजन आपको तभी मिलेंगे जब यहाँ पे एस्टीमेट के सामने आप यहाँ पे एक्चुअल के फिगर इनपुट करेंगे, ताकि यहाँ पे आपको वेरिएंस दिखे। तो ये वेरिएंस एनालिसिस करना जरूरी है आपके बिजनेस में। तो अगर आपने ये केस बजट बनाया है तो भी एक्चुअल वर्सेस एस्टीमेट का एनालिसिस आप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपके बिजनेस में जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल